हेलो स्टूडेंट्स, मैं सी अमिताभ मुखर्जी आप सबका फिर से स्वागत करता हूं बिजनेस स्टडीज क्लास 11 का लेक्चर नंबर 2 में। हम आज स्टार्ट करेंगे वहां से जहां हमने लेक्चर 1 को फिनिश किया था। जिन बच्चों ने लेक्चर 1 अटेंड नहीं किया है, मैं डिस्क्रिप्शन में उनके लिए लिंक दे रहा हूं। आप आराम से जाइए और वो क्लास बढ़िया से पहले कर लो और फिर आप लेक्चर 2 को अटेंड कर लो। ठीक है, तो आइए लेक्चर 2 में हम लोग क्या करेंगे। बिजनेस, मैंने बताया था आपको इकोनॉमिक एक्टिविटी के बारे में। इकोनॉमिक एक्टिविटीज में 3 एक्टिविटीज इंपॉर्टेंट होता है। क्या क्या है? एक है, पहला है बिजनेस, दूसरा है प्रोफेशन, तीसरा है एम्प्लॉयमेंट। ये हम लोग पढ़ चुके थे। बिजनेस क्या होता है, प्रोफेशन क्या होता है, एम्प्लॉयमेंट क्या होता है, बहुत ब्रीफली हमने आपको बताया था। आज के क्लास में हम एक एक टर्म को, सबसे पहले बिजनेस को पिक करेंगे और बिजनेस को बहुत डीपली स्टडी करेंगे। बिजनेस के फीचर्स को पढ़ेंगे, बिजनेस के ऑब्जेक्टिव्स को पढ़ेंगे एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली इसके केस स्टडीज को सॉल्व करेंगे। बच्चों, आपके लिए बिजनेस स्टडीज बिल्कुल नया है सब्जेक्ट। आप अभी अभी क्लास 11 में आए हो, तो मैं आपको एक चीज क्लियरली बता देना चाहता हूं। बिजनेस स्टडीज चैप्टर, बिजनेस स्टडीज सब्जेक्ट में केस स्टडीज वाला क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। इसमें हमेशा 2 या 3 केस स्टडीज आपसे जरूर पूछा जाता है एग्जामिनेशन में, या तो 4 मार्क्स का या फिर 6 मार्क्स का। ठीक है ना? तो हम लोग कोशिश करेंगे कि हर एक टॉपिक से कुछ ना कुछ केस स्टडीज निकाल के उसको भी सॉल्व किया जाए। तो आप तैयार रहिएगा, आज के क्लास में हम लोग केस स्टडीज भी सॉल्व करने वाले हैं। सो चलिए स्टार्ट करता हूं। टर्म पिक करता हूं बिजनेस को और उसको और गहराई से समझता हूं। तो ऐसा है बाबू कि बिजनेस जो है ना, अगर मैं इसको बोलूं कि बिजी प्लस नेस, तो कुछ गलत नहीं होगा। बिजी प्लस नेस यानी 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 अगर बिजी प्लस नेस की बात कहूं तो इसका मतलब होता है स्टेट ऑफ बीइंग बिजी, है ना? अपने आप को बिजी रखना, अपने आप को बिजी रखना। किस किस बात के लिए बिजी रखना? घूमना फिरना, या वीडियो गेम खेलना, या दिन भर दोस्तों से चैट करना? ना, इसे बिजनेस नहीं करते हैं। बिजी रहना, पर किस में बिजी रहना? स्टेट ऑफ बीइंग बिजी इन इकोनॉमिक एक्टिविटी, इन इकोनॉमिक एक्टिविटी। ठीक है? और इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होता है, ये आपने लेक्चर 1 में पढ़ा था। इकोनॉमिक एक्टिविटी एक ऐसे एक्टिविटी को कहते हैं जहां पे हम गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करने में डायरेक्टली हो चाहे इनडायरेक्टली हो पार्टिसिपेट करते हैं। उससे हम अर्निंग करते हैं, अपना लाइवलीहुड चलाते हैं और फिर अपनी जरूरतों को पूरा करते हैं। यही था इकोनॉमिक एक्टिविटी। यस सर, बिल्कुल सही। तो बिजनेस का मतलब होता है स्टेट ऑफ बीइंग बिजी इन इकोनॉमिक एक्टिविटी। अब हम देखते हैं बिजनेस को हम फॉर्मली कैसे डिफाइन कर सकते हैं। चलो देखते हैं। तो बिजनेस का मतलब मैं लिख सकता हूं, बिजनेस इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी containing production or purchase of goods and services and sell of goods and supply of services in order to earn प्रॉफिट। तो कितना आसान डेफिनेशन है बिजनेस का, बहुत ध्यान से समझना। इस डेफिनेशन को समझना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, सबसे पहली बात है बिजनेस एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है, इसको दिमाग में रखोगे। और इस इकोनॉमिक एक्टिविटी में हम क्या क्या कर रहे हैं? हम या तो गुड्स को प्रोड्यूस कर रहे हैं, या फिर
हम गुड्स को खरीद रहे हैं। अगर हम एक इंडस्ट्रियलिस्ट हैं तो गुड्स को प्रोड्यूस कर रहे हैं। अगर हम एक ट्रेडर हैं तो हम गुड्स को खरीद रहे हैं। सिर्फ गुड्स नहीं, साथ में क्या जुड़ा है, सर्विसेज। बच्चों सर्विसेज का मतलब, जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं, सो आई एम प्रोड्यूसिंग सर्विस। डॉक्टर आपकी ट्रीटमेंट कर रही है तो वो आपके लिए सर्विस प्रोवाइड कर रही है। अगर आप किसी बार्बर के यहाँ जाते हो हेयर कटिंग के लिए, वो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। किसी टेलर के पास जाते हो, वो कपड़े सी रहा है, सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है। और पहले तो हम उन गुड्स को प्रोड्यूस करते हैं या फिर गुड्स को परचेस करते हैं, और बाद में उन गुड्स को सेल कर देते हैं। और देखो यहाँ पे सेल ऑफ गुड्स और सर्विसेज। सर्विसेज को हम सेल नहीं बोलते हैं, सर्विसेज को क्या बोलते हैं, सप्लाई। इसको दिमाग में रखना है ना, ये सब कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है। सप्लाई ऑफ सर्विसेज इन ऑर्डर टू अर्न प्रॉफिट। सबसे इंपॉर्टेंट बात कि हमारा मेन मोटिव क्या रहता है बिजनेस में, टू अर्न प्रॉफिट। कल मैंने समझाया था पिछले क्लास में कि बिजनेस का मेन मोटिव होता है प्रॉफिट अर्न करना, प्रोफेशन का होता है फीस अर्न करना, और एम्प्लॉयमेंट में होता है सैलरीज एंड वेजेस। इन सब टर्म्स को अच्छे से आपको याद रखना है। तो होपफुली बिजनेस का मीनिंग आप समझ गए। बिजनेस का मतलब एक ऐसा इकोनॉमिक एक्टिविटी जिसमें क्या क्या रहता है, प्रोडक्शन, प्रोक्योरमेंट, सेल एंड सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन ऑर्डर टू अर्न प्रॉफिट। एज सिंपल एज दैट। ठीक है। अब बाबू लोग हम लोग बात करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस। ठीक है, बिजनेस का क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, या फिर इसे हम लोग कहते हैं फीचर्स ऑफ बिजनेस। आओ समझते हैं, बहुत इजी है, ज्यादा आपको ये ना परेशान नहीं करेगा। देखो बहुत इजी है, इसको आसान तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, देखो सबसे पहला बिजनेस का जो सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक्स होता है वो है, बिजनेस जो है वो एक इकोनॉमिक एक्टिविटी होता है। वो एक इकोनॉमिक एक्टिविटी होता है। ये हमें सबको पता है कि बिजनेस का मेन मोटिव होता है कि हम कैसे पैसे कमाएं अपने नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए। बिजनेस वो नहीं होता है जो हम मुफ्त में सर्विस देते हैं। जैसे आप कोई एनजीओ चला रहे हो, ठीक है, आप कोई चैरिटेबल हॉस्पिटल चला रहे हो, वो बिजनेस नहीं होता है। बिजनेस का मेन मकसद होता है कि भैया मैं कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी करूं, उसके पीछे हमारा कारण है पैसे कमाना और अपनी जरूरतों को पूरा करना, टू अर्न मनी एंड टू फुलफिल माय नीड्स। तो बिजनेस का सबसे पहला चीज हो गया, पहला फीचर हो गया, ये इकोनॉमिक एक्टिविटी होना चाहिए। ठीक है, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं। मैं अपना लव, अफेक्शन, इमोशन के लिए बिजनेस नहीं करता हूं। मेरा एक ही मकसद होता है, टू अर्न प्रॉफिट। सिंपल एज दैट, एंड हेंस इसे हम लोग इकोनॉमिक एक्टिविटी कहते हैं। क्लियर है। नंबर टू कहता है कि भाई इसमें क्या क्या होता है, इसमें ना प्रोडक्शन ऑफ गुड्स होना चाहिए। प्रोडक्शन ऑफ क्या होना चाहिए, गुड्स होना चाहिए। और क्या होना चाहिए, प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स होना चाहिए। प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स होना चाहिए। सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रोक्योरमेंट? बच्चों प्रोक्योरमेंट का मतलब होता है, प्रोक्योरमेंट का मतलब होता है परचेज। ठीक है, तो बिजनेस वो चीज होता है जहां पे हम प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स, या फिर सर्विसेज कहो, ये हम खरीदते हैं। प्रोडक्शन ऑफ गुड्स और प्रोडक्शन ऑफ सर्विस करते हैं, या फिर परचेज ऑफ गुड्स एंड परचेज ऑफ सर्विसेज करते हैं। बात आई समझ में? तो होता क्या एक्चुअली बिजनेस में क्या होता है, हम गुड्स में डीलिंग करते हैं। तो गुड्स में डीलिंग करने का मतलब होता है गुड्स को पहले खरीदो और फिर उसको क्या करो, बेच दो। गुड्स को पहले खरीदो या फिर उसको बेच दो। और अगर आप एक इंडस्ट्रियलिस्ट हो तो गुड्स खरीदोगे तो नहीं, गुड्स को क्या करोगे, प्रोड्यूस करोगे। तो ये प्रोडक्शन जो टर्म आता है वो उन बिजनेसेस के लिए आता है जो कि इंडस्ट्रियल फॉर्म में रहता है। इंडस्ट्रीज में क्या होता है, हम रॉ मटेरियल्स को फिनिश्ड गुड्स में तब्दील करते हैं, चेंज करते हैं। और जो ट्रेडर होता है उसके लिए ये टर्म यूज किया जाता है, प्रोक्योरमेंट या फिर परचेज। ट्रेडर कौन होता है, जिनमें क्षमता नहीं होती है, कैपेसिटी नहीं होती है गुड्स को प्रोड्यूस करने का। तो फिर वो क्या करता है, वो गुड्स को खरीदता है, किसी होलसेलर से खरीदता है और फिर उसको बेच देता है। और होलसेलर कहां से खरीदता है, इंडस्ट्रियलिस्ट से खरीदता है। तो याद रखना प्रोडक्शन जो टर्म आता है
वो इंडस्ट्रियलिस्ट्स के लिए आता है, और प्रोक्योरमेंट और परचेज जो आता है वो होलसेलर, रिटेलर, इन सब के लिए आता है। क्लियर है बात? ठीक है। इसके बाद सवाल है कि सर ये गुड्स क्यों बना रहा है, ये गुड्स क्यों खरीद रहा है? एक ही मकसद है, इनको बेचना, और अगर सर्विसेज है तो इनको सप्लाई करना। और क्यों करना? और ऐसे प्राइस, पहले ये समझा, ऐसे प्राइस में करना, सेल ऐसे प्राइस पे करना जो उसके परचेज प्राइस से ज्यादा हो, है ना। सपोज करो तुमने 10 रुपए में चीजों को खरीदा, तुमने गुड्स को, तुम एक ट्रेडर हो और तुमने गुड्स को खरीदा 10 रुपए में और उसको बेचोगे कितने में? 12 रुपए में, तभी तो तुम्हारा प्रॉफिट होगा ना। एंड बिजनेस कर रहे हो तो तुम्हारा मेन मोटिव क्या होना चाहिए? प्रॉफिट अर्न करना। तो अगला जो स्टेप होता है वो होता है सेल ऑफ गुड्स और सर्विसेज। सेल ऑफ गुड्स और सर्विसेज, या फिर सेल की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं? एक्सचेंज ऑफ गुड्स, एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। कई बार हम गुड्स को ना सेल ना करके एक्सचेंज भी करते हैं। मेरे पास व्हीट है, मैंने उसको व्हीट दे दिया, अगले से राइस ले लिया, इसको एक्सचेंज कहते हैं, जो बहुत पहले जमाने में चलता था, बार्टर सिस्टम। या फिर हम उसको क्या करते हैं? सेल करते हैं। कुछ भी करे, चाहे सेल करे चाहे एक्सचेंज करे, मेरा मेन मोटिव क्या रहता है? टू अर्न प्रॉफिट। हमारा मेन मोटिव रहता है टू अर्न प्रॉफिट। और ये हम कोशिश करते हैं कि हमारा जो सेलिंग प्राइस है, हमारा जो सेलिंग प्राइस है, बच्चों इसको ध्यान से देखना, हमारा जो सेलिंग प्राइस है वो ज्यादा हो हमारे कॉस्ट प्राइस से, हमारा जो सेलिंग प्राइस है वो ज्यादा हो हमारे कॉस्ट प्राइस से। ठीक है, तभी हमारा क्या आएगा? प्रॉफिट आएगा, और तभी हम बिजनेस को बहुत लंबे समय तक खींच पाएंगे, चला पाएंगे, हम सरवाइव कर पाएंगे, और सर्वाइवल के चलते हम ग्रो भी कर पाएंगे। ठीक है ना? ओके, हाँ सर बिल्कुल सही। चलिए नंबर 4 में आता हूं। नंबर 4 जो फीचर है ये बड़ा इंटरेस्टिंग इसलिए है क्योंकि यहां से जो है ना आपका केस स्टडीज का क्वेश्चन बन सकता है, और बनता ही है। आज भी हम लोग जो क्वेश्चंस बनाएंगे वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा केस स्टडीज का। तो ध्यान से देखो अगला पॉइंट क्या है। अगला पॉइंट कहता है डील्स इन गुड्स एंड सर्विसेज, डील्स इन गुड्स एंड सर्विसेज ऑन रेगुलर बेसिस, ऑन रेगुलर बेसिस। ठीक है, deals in goods and services on regular basis, very important feature of business। मैं इसको एक एग्जांपल से समझाता हूं तो आपके लिए आसान हो जाएगा। मान लीजिए फॉर एग्जांपल आपके पास ना एक मोबाइल फोन है, मान लीजिए आपके पास एक मोबाइल फोन है, या फिर चलो मान लेते हैं तुम्हारे पास एक लैपटॉप है, और ये लैपटॉप आपने अपने फ्रेंड को सेल कर दिया, बेच दिया, वहां से आपको ना 5,000 रुपए का इनकम हो गया, प्रॉफिट हो गया, आपने 5,000 रुपए प्रॉफिट कमा लिए। अब आप सोचिए क्या 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 आपका ये रोज का काम है? क्या आपके पास लैपटॉप का स्टॉक पड़ा हुआ है जहां से आप रोज लैपटॉप निकाल के बेचते हो और पर लैपटॉप आप 5,000 रुपए कमा लेते हो? आंसर इज नो। तो फिर ये बिजनेस नहीं है। अगर आप अचानक से एक दिन अपने घर का टेबल फैन उठाते हो और पड़ोसी को बेच देते हो और वहां से 1,000 रुपया कमा लेते हो, ये आपका रोज का एक्टिविटी नहीं है, तो इसे हम बिजनेस नहीं बोलेंगे। लेकिन कल को जब आपके दिमाग में आता है अरे यार ये तो बड़ा प्रॉफिटेबल चीज है यार, मेरे पास एक पुराना लैपटॉप था मैंने बेच दिया, 5,000 कमा लिए, तो अगर मेरे पास नए लैपटॉप्स का स्टॉक हो और मैं कस्टमर्स को ढूंढ के उनको बेच दूं तो फिर यार मेरा तो प्रॉफिट बहुत ज्यादा होगा। तो अब आपने क्या किया? अब आपने लैपटॉप का स्टॉक्स, लैपटॉप खरीदा, एक छोटा सा शॉप लिया और उसमें लैपटॉप भर के रख दिया, और फिर आपका रोज का काम हो गया कि अब लैपटॉप रोज रोज बेचना, कस्टमर आए उसको बेच देना। तो ये आपका रेगुलर एक्टिविटी हो गया। अब आप क्या कर रहे हो? अब आप बिजनेस कर रहे हो।
जब आप गुड्स एंड सर्विसेज को रेगुलरली डील करते हो, यानी लैपटॉप अब आपका यूजुअल, लैपटॉप को बेचना अब आपका यूजुअल एक्टिविटी हो जाए, देन इट बिकम्स बिजनेस। लेकिन अगर एक सिंगल एक्टिविटी हो रहा है, सिंगल ट्रांजैक्शन हो रहा है साल में एक बार, तो उसको हम बिजनेस नहीं बोल सकते हैं। इसलिए बिजनेस का फोर्थ फीचर क्या कह रहा है, डील्स इन गुड्स एंड सर्विसेज ऑन रेगुलर बेसिस। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, इसको दिमाग में आप रखिएगा, रेगुलर बेसिस पे आप डील कर रहे हो, ठीक है। नंबर 5 इज वेरी इजी, नंबर 5 इज वेरी इजी। नंबर 5 कहता है टू अर्न प्रॉफिट। बिजनेस का मेन मोटिव होना चाहिए प्रॉफिट कमाना, टू अर्न प्रॉफिट। इसमें समझाने की जरूरत नहीं है, आपको मैं स्टार्टिंग से समझा रहा हूं, बिजनेस है तो प्रॉफिट कमाना जरूरी है। अगर आपका लव एंड अफेक्शन से आप किसी को गुड्स दे रहे हो या सर्विस दे रहे हो, दैट इज नॉट बिजनेस। अगर आप प्रॉफिट के लिए उसको सामान बेच रहे हो तो दैट इज बिजनेस। और प्रॉफिट कब आता है, जब आपका सेल आपके कॉस्ट से ज्यादा हो, यानी जिस प्राइस पे आपने गुड्स को प्रोड्यूस या प्रोक्योर किया यानी परचेस किया, उससे ज्यादा प्राइस में आप गुड्स को बेच रहे हो, देन दैट विल गिव यू प्रॉफिट। और प्रॉफिट जरूरी क्यों होता है, प्रॉफिट जरूरी क्यों होता है, फॉर सर्वाइवल, फॉर सर्वाइवल। अगर आपको सर्वाइव करना है इस कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में, अगर आपको बिजनेस को लंबा लेके जाना है, तो आपको मेक श्योर करना पड़ेगा कि आप अपने बिजनेस एक्टिविटीज को उस डायरेक्शन में लेके जा रहे हैं। डायरेक्शन का नाम है टू अर्न प्रॉफिट, टू अर्न प्रॉफिट। तो इससे आप बहुत सालों तक सरवाइव कर सकते हो, और सर्वाइवल लॉन्ग टर्म का है तो वहां से आपका ग्रोथ भी निश्चित होता है, एकदम श्योर शॉट होता है। क्लियर है? चलिए इसके बाद नंबर 6 की बात करेंगे, अनसर्टेन रिटर्न। अनसर्टेन रिटर्न, बाबू ये क्या होता है अनसर्टेन रिटर्न? मुझे एक चीज बताओ, सपोज करो फर्स्ट ईयर, आपका बिजनेस का फर्स्ट ईयर है, आपने 1 करोड़ रुपया प्रॉफिट कमा लिया, क्या जरूरी है कि अगले साल भी एकदम एग्जैक्टली सेम अमाउंट आप कमा ले? जरूरी नहीं है। मान लीजिए आपने इस बार 1.5 करोड़ कमाया, लेकिन जरूरी नहीं है कि थर्ड ईयर में ऐसा हो सकता है कि फिर से कोविड-19 वाला सिचुएशन आ जाए और आपका रिटर्न एकदम से गिर के 20 लाख में आ जाए। हो सकता है ये? हाँ सर, बिल्कुल हो सकता है। तो आपने देखा कि जो रिटर्न है बिजनेस का, यानी जो प्रॉफिट है, वो अनसर्टेन होता है। किसी साल ज्यादा हो सकता है, किसी साल अनअवॉइडेबल सिचुएशंस के कारण वो कम भी हो सकता है, ठीक है। एंड नंबर 7, सेवेंथ में आता है रिस्क। बिजनेस का सबसे बड़ा जोखिम, डेंजर, वो है रिस्क। क्या है रिस्क, क्या है रिस्क और क्यों है रिस्क? अभी मैंने एक एग्जांपल दिया था, कोविड-19। मान लो इस तरह का कोई पैंडेमिक आ जाए तो आपका बिजनेस बिल्कुल ठप हो सकता है, अगर आप एडेप्टेबिलिटी नहीं आप में है तो, ठीक है। तो आप मान लीजिए किसी तरह का कोई बिजनेस कर रहे हैं, अचानक से पैंडेमिक आ गया, सारी दुकानें बंद हो गई, पूरा मोहल्ला खाली हो गया, पूरा एरिया खाली हो गया, तो आपका बिजनेस का प्रॉफिट जो है वो मार्जिन या तो बहुत कम हो जाएगा या फिर होगा ही नहीं। तो ये एक बहुत बड़ा रिस्क है। मान लीजिए आप एक इंडस्ट्रियलिस्ट है और आपके यहाँ आपके इंडस्ट्री में लेबर स्ट्राइक हो जाए, लेबर स्ट्राइक में चला गया, कहा कि हमें बोनस बढ़ा के दो, और वो स्ट्राइक में चला गया, तो आपके बिजनेस में लॉस हो सकता है। अचानक से मान लीजिए आपके गोडाउन में आग लग जाए, लॉस बाय फायर, आग लगने के कारण गोडाउन का 50% स्टॉक जल गया हो और उसका इंश्योरेंस भी नहीं था, तो आपको लॉस हो सकता है। तो इसलिए कहते हैं कि बिजनेस में रिस्क तो होता ही है। नए नए कंपटीटर्स आ जाते हैं, उसका रिस्क है। टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन होता है, टेक्नोलॉजी अपग्रेड हो जाता है, तो आप जो प्रोडक्ट बेच रहे थे वो आउटडेटेड हो जाता है। लोगों का टेस्ट एंड फैशन में बदलाव आता है, लोगों के डिमांड में चेंज आता है, तो जो गुड्स आप बेच रहे थे लोग उसको खरीदना बंद कर देते हैं। तो ये सारा रिस्क आपको झेलना पड़ता है बिजनेस में। तो होपफुली आपको समझ आ गया ये 7 कैरेक्टरिस्टिक्स और 7 फीचर्स ऑफ बिजनेस। एक बार फिर से रिपीट करता हूं,
सबसे पहला है इकोनॉमिक एक्टिविटी। भाई मैं अपना इमोशन, अपना लव और अपना अफेक्शन को साइड में रख के ये बिजनेस करता हूं, मुझे प्रॉफिट चाहिए। दूसरा, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स और सर्विसेज होना चाहिए। आप गुड्स खरीद रहे हो या तो बना रहे हो, कारण एक ही है उसको खरीदने और बनाने का कि उसको मैं सेल करूंगा, और सेल करते वक्त याद रखना है सेलिंग प्राइस शुड बी मोर देन योर कॉस्ट प्राइस, then only you will have profit and then only you can survive for a longer term. Then आता है deals in goods and services on a regular basis. A single transaction of selling of goods and services cannot be a business. ये regular basis में होना चाहिए. Casual activities cannot be treated as business, but usual activities are always treated as business. Then to earn profit, बिजनेस का मेन मोटिव होता है प्रॉफिट अर्न करना, और उस एंड रिजल्ट की तरफ आप अपने सारे बिजनेस एक्टिविटीज को झोंक देते हो कि उस मुझे प्रॉफिट कमाना है। देन आता है अनसर्टेन रिटर्न। प्रॉफिट जो है वो अनइवन होता है, अनसर्टेन होता है, किसी साल ज्यादा हो सकता है, किसी साल कम हो सकता है। रिस्क, मैंने आपको बताया इतना सारा रिस्क होता है, इन सारे रिस्क को आपको दिमाग में लेके चलना है, इनको आप पार करके आपको जाना है और एंड रिजल्ट यानी प्रॉफिट को टच करना है। तो होपफुली ये क्लियर है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसी कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स ऑफ बिजनेस से रिलेटेड एक केस स्टडी का क्वेश्चन अभी हम लोग सॉल्व करेंगे। आओ बनाते हैं। देखो बच्चों, ये रहा क्वेश्चन आपके स्क्रीन में। मैं क्वेश्चन को पढ़ रहा हूं, आप लोग बहुत ध्यान से इस क्वेश्चन को सुनेंगे, ठीक है। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है। Ankita is the manager in an MNC. MNC मतलब multinational company. She has been recently promoted as the India head of the company, for which Ankita is required to shift to Pune in the new accommodation provided by the company. As the new home is fully furnished, she sold her furniture of old home to in an auction organized by her through an advertisement in the newspaper. To her surprise, she got a great response from the auction and was able to sell the entire furniture. पहले चीज को समझो, केस क्या कह रहा है कि ये जो अनीता है इनका ट्रांसफर होने वाला है पुणे में, ठीक है। इनका प्रमोशन हुआ और ये पुणे जैसे बड़े शहर में इनकी ट्रांसफर होने वाली है। अभी वो जहां रहती है इनका घर फुल्ली, इनके घर में भी काफी सारे फर्नीचर्स है, और पुणे में जो इनको फ्लैट मिलने वाला या मकान मिलने वाला है वो फुल्ली फर्निश्ड है। उनको अभी जो एट प्रेजेंट इनके पास जो फर्नीचर्स है उनकी जरूरत अब नहीं है। तो इन्होंने डिसाइड किया कि इन फर्नीचर्स को क्यों ना बेच दिया जाए, और इन्होंने एक ऑक्शन सेल कराया। ऑक्शन का मतलब होता है नीलामी कराना। आपने आईपीएल में ऑक्शन का नाम सुना होगा, ठीक है। तो उस तरह से इन्होंने पेपर में एक एडवर्टाइजमेंट दिया कि भाई मेरे पास ये फर्नीचर के आइटम्स है, जिन 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 किसी को भी इन फर्नीचर्स की जरूरत है वो फलाने डेट में आइए और हमसे फर्नीचर्स खरीद लीजिए। तो इन्होंने जो ऑक्शन का एडवर्टाइजमेंट दिया था, इनको सरप्राइज हुआ कि अरे बाप रे, तो बहुत भीड़ लग गया इनके घर के बाहर, बहुत सारे लोग आ गए इनके फर्नीचर्स को खरीदने, ठीक है। तो ऑब्वियसली इन्होंने फर्नीचर्स को बेच दिया। अब सवाल ये कर रहा है आपसे, बहुत ध्यान से देखिए, सवाल ये कर रहा है, will this auction be considered as a business? Will this auction be considered as a business? तो हम क्या लिखेंगे, इसका आंसर क्या लिखेंगे, क्या आप ही बताइए, क्या ये बिजनेस है? बिल्कुल नहीं, ये तो एक सिंगल ट्रांजैक्शन हुआ, ये रोज का काम उनका ही नहीं है, यूजुअल एक्टिविटी नहीं है अनीता का, ये तो कैजुअल एक्टिविटी है। तो इसका आंसर हम लिखेंगे नो। नो, this is not a business activity. This is not a business activity because it is a single transaction of sell, single transaction of sell। एक लाइन और लिख देना है आपको, business includes dealing in goods and services on a
on a regular basis, on a regular basis। क्लियर है? देखो इस तरह से इसका आंसर लिखना है। ठीक है, अब मैं आता हूं आंसर नंबर 2। तो क्वेश्चन 2 कहता है स्टेट द फीचर ऑफ बिजनेस विच इज बीइंग हाईलाइटेड इन द गिवन एग्जांपल। इस क्वेश्चन में बिजनेस का अभी आपने 7 फीचर्स पढ़ा था, उनमें से कौन से फीचर को हाईलाइट किया गया? तो आप लिखोगे द गिवन फीचर इज, बताइए कौन से फीचर को? तो कौन से फीचर को? फीचर नंबर 4। क्या था फीचर नंबर 4? डीलिंग इन गुड्स एंड सर्विसेज ऑन अ रेगुलर बेसिस। डीलिंग इन गुड्स एंड सर्विसेज ऑन अ रेगुलर बेसिस। हो गया आंसर, हो गया आंसर, आराम से आपको मार्क्स मिल गया। ठीक है ना? तो आप समझो कि किस तरह का क्वेश्चंस केस स्टडीज में आपसे पूछ सकता है। कोई भी एक यहां से इन्होंने कैरेक्टरिस्टिक्स उठा लिया और उसके एवज पे केस स्टडी डाल दिया। तो आप घबराइए नहीं, हम लोग इतना सारा केस स्टडीज बनाएंगे ना, आपको घबराने की जरूरत ही नहीं है। मैं हर तरह का केस स्टडीज आपको यहां पे सॉल्व कराने वाला हूं, डोंट वरी एट ऑल। अब जो मैं टॉपिक डिस्कस करूंगा, द टॉपिक विल बी ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस। ठीक है, चलिए ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस। बच्चों तैयार हो जाओ, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से सीखना है इसको। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस, ये क्या होता है? बिजनेस का ऑब्जेक्टिव यानी बिजनेस का लक्ष्य क्या होता है? ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं ऑब्जेक्टिव का मतलब क्या होता है। ऑब्जेक्टिव्स का मतलब होता है, ऑब्जेक्टिव मींस एंड पॉइंट्स, एंड पॉइंट्स towards which business activities are directed, towards which business activities are डायरेक्टेड। यानी ऑब्जेक्टिव एंड रिजल्ट होता है जिसको हम पाना चाहते हैं और उसके लिए हम अपने सारे रिसोर्सेस को उधर झोंक देते हैं, उधर ही डायरेक्शन के, उस डायरेक्शन की तरफ झोंक देते हैं। तो इसी को तो ऑब्जेक्टिव कहते हैं, इसी को तो ऑब्जेक्टिव कहते हैं। मुझे क्लास में फर्स्ट आना है, मैं अपना सारा एनर्जी उसमें लगा देता हूं कि मुझे फर्स्ट आना है, मुझे इधर उधर और कुछ नहीं दिखता, मुझे सिर्फ लक्ष्य दिखता है, इसी को ऑब्जेक्टिव कहते हैं। ठीक है, तो बिजनेस के ऑब्जेक्टिव्स दो तरह के होते हैं। बिजनेस का ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस जो है ये 2 टाइप्स का होगा। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस 2 टाइप्स का होता है। सबसे पहला अगर हम देखें, सबसे पहला नंबर 1 में आता है इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव। बाबू इसका एक और नाम है और वो नाम है ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, ध्यान से देखना है ना, ध्यान से देखो। इकोनॉमिक ये जो टर्म है ना बच्चों, तो इसका मतलब ही होता है कमाई, पैसा कमाना। इकोनॉमिक का मतलब ही होता है पैसा कमाना। तो पहला जो ऑब्जेक्टिव होता है बिजनेस का वो है इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव। पहले अपने सर्वाइवल का सोचो, खूब पैसे कमाओ, खूब प्रॉफिट कमाओ और सर्वाइव करो और ग्रो करो, ये होता है इकोनॉमिक एक्टिविटी। दूसरा होता है नंबर 2 सोशल ऑब्जेक्टिव्स। सोशल ऑब्जेक्टिव्स, सोशल ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है कि आप जो है पैसे कमाओ, आप प्रॉफिट कमाओ, आप सरवाइव करो, आप ग्रो करो, लेकिन एनवायरमेंट, सोसाइटी, इसको बर्बाद मत करो, इसको एज इट इज रखो, पॉल्यूशन मत करो, लोगों के साथ फ्रॉड मत करो, लोगों को अच्छे क्वालिटी का प्रोडक्ट दो, लोगों को एम्प्लॉयमेंट दो, तुम चैरिटी करो, ये सब होता है सोशल ऑब्जेक्टिव। ठीक है, तो ग्रो करो, कोई मना नहीं कर रहा है, प्रॉफिट कमाओ, कोई मना नहीं कर रहा है, लेकिन सोसाइटी को भी साथ साथ लेके आगे बढ़ो, खुद भी बढ़ो, सोसाइटी को भी आगे लेके बढ़ो, ये सोशल ऑब्जेक्टिव हो गया। तो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव में 3 चीज आता है। नंबर 1 इज प्रॉफिट, नंबर 2 इज सर्वाइवल एंड नंबर 3 इज ग्रोथ, प्रॉफिट,
सर्वाइवल, ग्रोथ। ये तीन हो गया हमारा इकोनॉमिक एक्टिविटी। प्रॉफिट का मतलब वी ऑल नो, प्रॉफिट कब होता है? व्हेन योर रेवेन्यू, रेवेन्यू का मतलब बच्चों होता है सेल, विल बी मोर देन योर कॉस्ट, यानी परचेज। कॉस्ट का मतलब अगर देख लो तो परचेज। तो तुम्हारा सेल का जो वैल्यू है वो हमेशा परचेज के वैल्यू से ज्यादा होना चाहिए, तभी आप क्या कमाओगे? प्रॉफिट कमाओगे। तभी आप प्रॉफिट कमाओगे और तभी आप सरवाइव कर सकते हो लंबे समय के लिए, अदरवाइज आपके लिए पॉसिबल नहीं है। दूसरा आता है सर्वाइवल। सर्वाइवल का मतलब होता है कि आपके पास आना चाहिए हर साल प्रॉफिट, और प्रॉफिट आना चाहिए लंबे समय के लिए, लॉन्ग टर्म। ऐसा नहीं कि एक साल प्रॉफिट हो गया फिर अगले साल लॉस, फिर अगले साल लॉस, तो आप सरवाइव नहीं कर पाओगे। दूसरा ऑब्जेक्टिव होता है कि प्रॉफिट कमाओ, और दूसरा सरवाइव करो, लंबे समय तक सरवाइव करो, ठीक है। और तीसरा होता है ग्रोथ। ग्रोथ यानी डाइवर्सिफिकेशन, डाइवर्सिफिकेशन, डाइवर्सिफिकेशन एंड एक्सपेंशन, डाइवर्सिफिकेशन एंड एक्सपेंशन। डाइवर्सिफिकेशन का मतलब होता है बच्चों, डाइवर्सिफिकेशन का मतलब होता है, सपोज करो आज आप कोई एक कमोडिटी, एक प्रोडक्ट बना रहे हो, तो आपको अगर अगले अगले साल आपने अपने कैटेगरी में 2 प्रोडक्ट और डाल दिया, अपने बास्केट में 2 प्रोडक्ट और नया जनरेट किया, तो आप एक प्रोडक्ट से अब 3 प्रोडक्ट के मैन्युफैक्चरर हो गए, उसे डाइवर्सिफिकेशन कहते हैं। बिजनेस को डाइवर्सिफाई करना। इसका दूसरा एग्जांपल है, सपोज करो कोई एजुकेशनल सेक्टर में बिजनेस कर रहा है, ठीक है, उसका वो कोई कोचिंग सेंटर चला रहा है, साथ में उसने क्या किया, एक शू मैन्युफैक्चरिंग का भी बिजनेस स्टार्ट कर दिया, तो उसको भी डाइवर्सिफिकेशन कहते हैं। कोई आयरन एंड स्टील सेक्टर में इंडस्ट्री फॉर्म किया, ठीक है, साथ में वो क्या कर रहा है, वो टेलीकॉम सर्विसेज में भी अपना कैपिटल इन्वेस्ट कर रहा है, दैट इज कॉल्ड डाइवर्सिफिकेशन, यानी प्रोडक्ट को डाइवर्सिफाई करना। दूसरा होता है एक्सपेंशन, यानी एग्जिस्टिंग बिजनेस को और बढ़ाना और उसको एक्सपैंड करना। तो ये तीन चीज आप याद रखेंगे इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव में, प्रॉफिट, सर्वाइवल एंड ग्रोथ। क्लियर हो गया? अब आता हूं सोशल ऑब्जेक्टिव। सोशल ऑब्जेक्टिव में सबसे पहले आता है टू सेल क्वालिटी प्रोडक्ट एट फेयर प्राइसेस। बहुत ज्यादा टफ नहीं है, कोई भी समझ जाएगा कि जब आप कस्टमर को गुड्स बेच रहे हो तो आप मेक श्योर करो कि आपका क्वालिटी एक नंबर का हो, उसमें कोई एडल्ट्रेशन ना हो, कोई मिलावट ना हो, और जो प्राइसेस आपने सेट किया है तो वो फेयर प्राइसेस हो, रीजनेबल प्राइसेस हो। आप बहुत ज्यादा प्रॉफिट, अनरियलिस्टिक प्रॉफिट आप नहीं कमा रहे हो, आपने फेयर प्राइस, रीजनेबल प्राइस रखा है। दूसरे नंबर पे आता है, दूसरे नंबर पे अगर हम लोग बात करेंगे तो अवॉइडेंस ऑफ अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस। इसमें क्या क्या आता है? फॉर एग्जांपल एडल्टरेशन, ठीक है। दूसरा आता है होर्डिंग। तीसरे नंबर पे आप ले लो ब्लैक मार्केटिंग। ये सारी चीजें अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस कहलाती है। यानी एडल्ट्रेशन मतलब मिलावट, किसी चीज में मिलावट करना। मिलावट करने का मकसद क्या? जैसे चावल में कई लोग कंकड़ मिला देते हैं, चावल में। क्यों मिलाते हैं? मान लो 2 किलो का चावल है, उसमें 100 ग्राम कंकड़ मिला दिया, तो चावल को जब वेट करेगा तो 2 किलो 100 हो जाएगा, तो 100 ग्राम चावल का पैसा उसको मुफ्त में मिल गया। इसको एडल्ट्रेशन बोलते हैं। होर्डिंग का मतलब होता है कि स्टॉक करके रख देना गुड्स को। जब गुड्स का प्राइस बहुत कम हो जाता है मार्केट में, तो ये लोग क्या करता है, गोडाउन में गुड्स को दबा के रख देता है, फिर जब प्राइसेस बढ़ता है तब जाके उसको बेचता है, ठीक है। इसको होर्डिंग कहते हैं। तो ये गलत है, गलत प्रैक्टिस है। दूसरा है ब्लैक मार्केटिंग करना यानी एक तरह से समझ लो चोरी करना। सरकार ने मान लो आपको दिया है अनाज कि आप गरीबों में इसको बांट दो, 2-2 रुपए में चावल दे दो, 2-2 रुपए में दाल दे दो। आपने क्या किया, किसी अमीर व्यक्ति को 4 रुपए में वो चावल और दाल बेच दिया,
गरीबों को नहीं दिया, इसका मतलब आप ब्लैक मार्केटिंग कर रहे हैं, गरीबों के साथ अन्याय कर रहे हैं और साथ में सरकार के साथ आप अनलॉफुल एक्टिविटी कर रहे हैं। क्लियर है? तो इसको अवॉइडेंस ऑफ अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस हम लोग कहते हैं। नंबर सी होता है, सोशल ऑब्जेक्टिव है जेनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट। जेनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट यानी आप अगर बिजनेस कर रहे हैं, तो आपका ये मोटिव होना चाहिए कि कैसे आप समाज के लिए एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सको, ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपॉइंट कर सको अपने बिजनेस में, ताकि बेरोजगारों को रोजगार मिले। ठीक है, ये आपके सोशल ऑब्जेक्टिव के अंदर आता है। नंबर डी, वेलफेयर ऑफ एम्प्लॉइज। अगर आपने एम्प्लॉयमेंट जनरेट किया है तो वही काफी नहीं होता है, आपको अपने एम्प्लॉइज के वेलफेयर के बारे में भी सोचना पड़ता है। उनके लिए एक अच्छा वर्किंग कंडीशन देना है, उनके साथ अच्छा बिहेवियर रखना है, उनको टाइमली सैलरी देना है। ठीक है ना, इसको कहते हैं वेलफेयर ऑफ एम्प्लॉइज। आपको एम्प्लॉइज के वेलफेयर के बारे में सोचना है। ये नंबर डी हो गया। नंबर ई में आता है चैरिटी। ठीक है, या फिर इसको कई लोग बोलते हैं कम्युनिटी सर्विसेज। यानी आपको रिलीजियस और सोशल चैरिटेबल वर्क करना चाहिए। आपको कोई चैरिटेबल हॉस्पिटल खोलना चाहिए। जैसे देखो कोविड-19 के समय ये जो टाटा ग्रुप ऑफ कंपनीज था, इन्होंने इतना सारा डोनेशन दिया था। रिलायंस के अंबानी जी ने इतना सारा डोनेशन दिया। ठीक है, आदित्य बिरला ग्रुप ने इतना सारा डोनेशन दिया था सरकार को कि कोविड के समय जो लोगों को मुश्किलें हो रही है उससे लोग थोड़ा उभर जाए। तो ये आपको करना पड़ेगा। जब आप बिजनेस करते हैं तो आपका सोशल ऑब्जेक्टिव भी इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव के साथ साथ पूरा करना पड़ेगा। और सबसे अंत में अगर हम लोग बात करें नंबर एफ की अगर हम बात करें तो टू अवॉइड पोल्यूशन यानी जो पोल्यूशन, जैसे आपके फैक्ट्री से जो स्मोक इमर्ज होता है, आपके फैक्ट्री से जो वेस्टेजेस इमर्ज होता है, उसको आप डिप्लॉय करो एक सही जगह जहां पे वेस्टेज डिप्लॉय करना चाहिए, आप वहीं करो। ऐसा नहीं कि आप जा करके तालाबों में, नदियों में उन सारे वेस्टेजेस को आप फेंक दो। आपको प्रॉपर चिमनी की व्यवस्था करनी चाहिए जहां से आपका जो स्मोक है ना वो एनवायरनमेंट से ऊपर चला जाए और लिविंग एनवायरनमेंट में वो ना फैले। तो ये आपका सोशल ऑब्जेक्टिव्स है। तो मुझे उम्मीद है कि बिजनेस के जो ऑब्जेक्टिव्स है इकोनॉमिक और सोशल आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया। ठीक है, इतना पढ़ के रखिए अच्छे से। मिलते हैं आपसे अगले क्लास में, तब तक के लिए जय भारत, जय हिंद।